चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से. वी आर गोइंग टू स्टार्ट AS सोशियोलॉजी लेक्चर नंबर 6. दिस इज़ ऑल अबाउट द रीजंस बिहाइंड कन्फॉर्मिटी. ठीक है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट हाउ द ऑर्डर इज मेंटेन्ड. ठीक है, एक सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन कैसे होता है. सही है, मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर की मैं बात करता हूँ आपके साथ, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है सोसाइटी में स्टेबिलिटी मेंटेन की गई है. क्या मेंटेन की है मेरा बेटा? स्टेबिलिटी. ठीक है, यानी कि स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, सोसाइटी में कंफॉर्मिटी का एग्जिस्ट करना. क्या एग्जिस्ट करना मेरा बेटा? कंफॉर्मिटी का. ठीक है, ऑर्डर इज मेंटेन्ड. अब जरा समझिएगा, मैंने कहा ऑर्डर इज मेंटेन्ड, तो इसके लिए मेरा बेटा स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है. इसके लिए हमारे पास कंफॉर्मिटी भी ज़रूरी है. इसी वजह से इस टॉपिक को हम रीजंस बिहाइंड कंफॉर्मिटी भी कहते हैं कि व्हाई द पीपल आर एक्टिंग एज पर द कंफॉर्मिस्ट वे. कंफॉर्मिटी का मतलब क्या है? एवरीवन नो दैट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. ठीक है, अब हमने क्या डिस्कस करना है कि ये कंफॉर्मिटी आती है किसके थ्रू? कंफॉर्मिटी, पहला प्रिंसिपल है कंफॉर्मिटी का पावर. किसके थ्रू मेरा बेटा? पावर. एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स. एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स यानी कि हमारे अंदर ये इस बात की सलाहियत होना कि हम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकें, वो क्या कहलाता है मेरा बेटा? पावर. ठीक है, फिर हमारे पास दूसरी चीज़ जो इसमें आती है, दैट इज आइडियोलॉजी. ठीक है, दैट इज आइडियोलॉजी, सेट्स ऑफ बिलीव जिसको हम कहते हैं. ठीक है, अब ज़रा सा इस चीज़ को समझ लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए. पावर स्टैंड्स फॉर ability to influence others. ability to influence others, कि हमारे पास इस बात की एबिलिटी कि हम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकें, वो क्या कहलाती है मेरा बेटा? पावर. ठीक है, फिर आइडियोलॉजी स्टैंड्स फॉर सेट्स ऑफ बिलीफ्स, कि इट्स अ मैच्योर फॉर्म ऑफ बिलीफ सिस्टम. ये बात समझ में आती है? इट्स अ मैच्योर फॉर्म ऑफ बिलीफ सिस्टम. ठीक है, फिर हमारे पास फोर्स, सिंपल सी बात है, ताकत के थ्रू आप कर सकते हो. ठीक है, फिर आता है कंसेंसस. ठीक है, कंसेंसस भी कंफॉर्मिटी की बात है, यानी कि एग्रीमेंट ओवर द वैल्यू. सोसाइटी के अंदर एग्रीमेंट का एग्जिस्ट करना. किसका एग्जिस्ट करना बेटा? एग्रीमेंट का. अगेन इसमें पर्सपेक्टिव का बहुत लेना देना है, इसीलिए आपका पर्सपेक्टिव का टॉपिक बिल्कुल अच्छे से स्ट्रांग होना चाहिए. ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक स्टोरी से, दैट इज कंसेंसस. कंसेंसस क्या कहता है? कंसेंसस बेटा एक्चुअल में ये कहता है सोसाइटी में एग्रीमेंट ओवर दी वैल्यूज होता है. क्या होता है मेरा बेटा? एग्रीमेंट ओवर दी वैल्यूज. ठीक है, यानी कि पूरी सोसाइटी एक पॉइंट पर एग्री कर जाती है कि वी नीड टू एक्ट इन दिस पर्टिकुलर वे. जब पूरी सोसाइटी इस पॉइंट पर एग्री कर जाती है, वी नीड टू एक्ट इन दिस पर्टिकुलर वे, तो एक तरह से वो एक फोर्स का काम करती है. am I right? अब इस चीज़ का नाम क्या है? कंसेंसस के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं. पहला आता है सोशल सॉलिडारिटी का, यूनिटी विद इन द सोसाइटी. ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा आता है कलेक्टिव कंसाइंस का, यानी कि हम सोसाइटी के कलेक्टिव कंसाइंस को फुलफिल करते हैं. कलेक्टिव कंसाइंस का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट ओवर दी वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं इसको कलेक्टिव विल ऑफ द सोसाइटी, कि पूरी सोसाइटी की एक कलेक्टिव विल होती है. अब जो आपकी फैमिली कहती है ना कि लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग, वो जो मनहूस क्यूट से लोग हैं, वो लोग एक्चुअल में वो सोसाइटी की कलेक्टिव वैल्यूज हैं जो आपको मजबूर किया जाता है जिनको फुलफिल करने के लिए. समझ आई बात? और वो मजबूरी जो होती है वो एक्चुअली एक अब ये सोशल सॉलिडारिटी, कलेक्टिव कंसाइंस एक स्ट्रक्चरल फोर्स, एक स्ट्रक्चरल फोर्स और सोशल फोर्स के तौर पे काम करते हैं. अब सोसाइटी के सारे इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, अब ये जो कंसेंसस का कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट दिया है बेटा, ये फंक्शनलिस्ट का कॉन्सेप्ट है. किसका कॉन्सेप्ट है बेटा? फंक्शनलिस्ट. ठीक है, अब उन्होंने यही जो एमिल दरखाइम का कॉन्सेप्ट था एक्चुअली सोशल सॉलिडारिटी का और कलेक्टिव कंसाइंस का, अब इनके मुताबिक क्या है, अब जरा समझिएगा. ऑल द सोशल इंस्टीट्यूशंस
all the social institutions enforce the collective will of the society. सोसाइटी की कलेक्टिव विल को enforce the collective will of the society based on values, यानी कि एक सोसाइटी की वैल्यूज सेट हो जाती हैं. अब ज़रा समझिएगा, अगर पूरी सोसाइटी एक कंसेंसस, एक एग्रीमेंट की बेसिस पे, ठीक है, उस एक एग्रीमेंट की बेसिस पर एक विल को सपोर्ट कर रही है, एक वैल्यू सिस्टम को सपोर्ट कर रही है, ठीक है. अब क्या हुआ, एक वैल्यू सिस्टम सपोर्ट हो रहा होगा. ये जो वैल्यू सिस्टम होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ है, ठीक है. वो वैल्यू सिस्टम क्या कर रहा होता है, वो एक्चुअल के अंदर कंसेंसस पर बेस करता है, सही है. और ये पूरा मैकेनिज्म कंफॉर्मिटी को और ऑर्डर को स्टेबलाइज करता है. ये बात समझ में आई बात, कि पूरी सोसाइटी ने कलेक्टिव विल के थ्रू इंसान को मजबूर किया टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे. समझ में आती है बात. अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे लेके चलते हैं. फंक्शनलिस्ट व्यू इज दैट ऑर्डर इज मेंटेन थ्रू कंसेंसस, ठीक है. अब फंक्शनलिस्ट क्या कह रहे हैं मेरा बेटा, ऑर्डर इज मेंटेन थ्रू कंसेंसस, ठीक है. यानी कि ऑटोमेटिकली उनका कहने का मतलब ये है कि कंसेंसस के थ्रू सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन होगा, ठीक है. जनरल एग्रीमेंट ऑन अ सेट ऑफ वैल्यूज, यानी कि सोसाइटी की सेट ऑफ वैल्यूज के ऊपर, ठीक है. वही वाली बात जो हमने वैल्यू सिस्टम की आपसे बात की थी, ठीक है, कि वैल्यू सिस्टम की बेसिस के ऊपर सोसाइटी का पूरा सिस्टम चल रहा होता है और सारे सोशल इंस्टीट्यूशन उस पर्टिकुलर वैल्यू को सपोर्ट कर रहे होते हैं. अच्छा, इसी वैल्यू सिस्टम को, सही है, हमारे मार्क्सिस्ट जो हैं, ठीक है, मार्क्सिस्ट इस पूरे वैल्यू सिस्टम को कैपिटलिस्ट वैल्यू के तौर पे कंसिडर करेंगे, सही है, कैपिटलिस्ट वैल्यू के सिस्टम के तौर पे कंसिडर करेंगे. जबकि हमारे फंक्शनलिस्ट जो होंगे वो बोलेंगे इट्स अ सिंपल एग्रीमेंट ओवर द विद इन द सोसाइटी, सही है. फंक्शनलिस्ट के नजदीक इट्स अ सिंपल एग्रीमेंट ओवर दी वैल्यूज की बात करेंगे. ये सोसाइटी ने एग्री कर लिया. अच्छा जी, अब आगे लेके चलते हैं. दिस इज नॉट सीन एज बीइंग इम्पोज्ड बाय अबव फ्रॉम द रूलिंग क्लास एज इन मार्क्सिस्ट थ्योरी. मार्क्सिस्ट थ्योरी ने क्या कहा था, ये उसकी तरफ से डेवलप होता है, बट रादर द आउटकम ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ एक्सेप्टिंग इट, यानी कि पूरी सोसाइटी की जो मेजॉरिटी होती है वो एक्सेप्ट कर लेती है. Those in authority have the power to punish those who break the consensus, सही है. For example, by committing a crime, ठीक है. अब ऑटोमेटिकली अगर कोई इंसान क्राइम कमिट करता है, इट्स अ नॉन कन्फॉर्मिस्ट वे. अब ये नॉन कन्फॉर्मिटी अकॉर्डिंग टू द फंक्शनलिस्ट ये कैसे क्रिएट हुई है, ये क्रिएट हुई है ओवर द एग्रीमेंट ओवर द वैल्यूज. अच्छा, अगेन एक सोसाइटी के लिए ये नॉन कन्फॉर्मिटी हो सकती है, दूसरी सोसाइटी के लिए कन्फॉर्मिटी हो सकती है, सही है भाई. बहुत सिंपल सी बात है, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, ओपन कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है. एक बंदा पाकिस्तान की स्ट्रीट, कराची की स्ट्रीट में बॉटल लेके घूम रहा हो मस्त झूलता हुआ, ठीक है. इट कुड बी अ नॉन कन्फॉर्मिस्ट वे ऑफ एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स ऑफ द एग्रीड वैल्यूज विद इन द कराची, सही है. बट वही बंदा अगर बैंकॉक में घूम रहा हो, बोला यार नशा ही जा रहा है, हटाओ यहाँ से, हटो यहाँ से, खुद हट जाओ उससे पहले कि हमसे टकरा है, ठीक है. तो ऑटोमेटिकली इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर, ठीक है. अच्छा जी, बट दे विल हैव द सपोर्ट ऑफ सोसाइटी इन डूइंग दिस. द पनिशिंग ऑफ क्रिमिनल्स रीइंफोर्सेस द बाउंड्रीज ऑफ द वैल्यू सिस्टम, ठीक है. रीइंफोर्सेस द वैल्यूज ऑफ वैल्यू सिस्टम, इट एक्चुअली स्ट्रेंथन्स इट. अब यानी कि क्या हुआ, अगर कोई बंदा वैल्यू सिस्टम को ब्रेक करेगा तो आप उसको पनिश करेंगे. मैकेनिज्म ऑफ रिवॉर्ड्स एंड सैंक्शंस, सही है. ये मैकेनिज्म ऑफ रिवॉर्ड्स एंड सैंक्शंस चलता रहता है. यानी कहने का मकसद ये है, अगर आप कोई बंदा नॉन कन्फॉर्मिटी करता है और आप उसको पनिशमेंट देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप उसको सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहे हैं टूवर्ड्स अ कन्फॉर्मिटी, ठीक है. इट एक्चुअली स्ट्रेंथन्स दिस, बी रिमाइंडिंग एवरीवन व्हिच बिहेवियर आर नॉट टॉलरेटेड.
द कंसेंसस इज ऑल्सो रीइंफोर्स्ड बाय कलेक्टिव रिचुअल्स। ठीक है, अब इस बात को ज़रा समझते हैं। ठीक है, ये आपके कलेक्टिव रिचुअल्स वाली बात है। ठीक है, अब इस बात को आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं कलेक्टिव रिचुअल्स के हवाले से। जैसे कि फंक्शनलिस्ट हैं, वो कहते हैं जो रिलीजन है, रिलीजन क्या करता है, इन कलेक्टिव रिचुअल्स के थ्रू सॉलिडारिटी मेंटेन करता है। इमल दरकाइम ने कहा था, इफ़ यू वर्शिप द गॉड इट मीन्स यू वर्शिप द सोसाइटी। अच्छा जी, when the members of the society join together to confirm their acceptance of the consensus, यानी कि अब अगर वो सोसाइटी के सारे लोग मिलकर क्या शो करते हैं, वो अपना कंसेंसस शो करते हैं। दिस मे बी इनफ, दिस मी थ्रू रिलीजियस सेरेमनीज और द यूज ऑफ सिंबल्स सच एज फ्लैग्स और साइनिंग अ नेशनल एंथम, सिंगिंग अ नेशनल एंथम। अब क्या हुआ, द कंसेंसस कैन चेंज ओवर टाइम इफ ओपिनियन चेंजेस विद इन द सोसाइटी, देन रूल्स लॉज विल चेंज टू रिफ्लेक्ट दिस। इन दिस वे द सोसाइटी इज एबल टू रिमेन स्टेबल डिस्पाइट चेंज। ठीक है, अब क्या होता है, अब इस बात को समझना, अब सोसाइटी में आ रहा है चेंज, इस बात को समझिएगा एवरीवन, सही है। अब इसको कहते हैं हम मूविंग इक्विलिब्रियम, मूविंग इक्विलिब्रियम सोसाइटी के। इफ देयर इज अ चेंज इन वन इंस्टीट्यूशन, इफ देयर is a change in one institution, there is an impact on other institution. अब इस बात को समझो, impact on other institution. Let's suppose assumption लेते हैं, हो सकता नहीं, नॉन कन्फॉर्मिटी नहीं होता। अब लेट्स सपोज अगर स्टेट, एवरीवन हियर भाई, लेट्स सपोज पाकिस्तान में, सही है, कंजम्पशन ऑफ शीशा वाज परमिटिव। ठीक है, आप लोग बहुत छोटे होंगे उस टाइम पे, ठीक है, सही है, वो परमिटिव था। ठीक है, फैमिली एक हद तक कंट्रोल कर सकती थी, वो बोलती थी, भाई बच्चे बोलते थे, भाई वो तो इलीगल तो नहीं है ना। ठीक है, ये बात समझ आई बात। फिर क्या हुआ, स्टेट ने उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। समझ में आई बात, ठीक है, शीशे को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। अब अगर लेट सपोज कंजम्पशन ऑफ शीशा जो है स्टेट ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया, तो फैमिली उसके ऊपर ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो सकती है। वर्क प्लेस के लिए आप ओपनली शीशा बाहर नहीं खोल सकते, सही है। पहले जमाने में कराची के अंदर, और जिन सिटीज में अलाउड है, ठीक है, जैसे अगर मैं कोलालमपुर की बात करूं तो वहां पर हर रेस्टोरेंट में शीशा मिलता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली दुबई का भी सेम सीन है। ठीक है, तो वो एक्चुअल में क्या होता है कि वर्क प्लेस पर इम्पैक्ट आ गया, यानी कि एक इंस्टीट्यूशन का इम्पैक्ट दूसरे इंस्टीट्यूशन पर आ सकता है। दिस इज कॉल्ड मूविंग इक्विलिब्रियम, यानी कि चेंज ऑफ नॉर्म्स एंड कन्फॉर्मिटी, आहिस्ता आहिस्ता इम्पैक्ट दूसरे इंस्टीट्यूशन पे भी आ जाता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब जनाब इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, एंड नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड अनदर एलिमेंट बिहाइंड कन्फॉर्मिटी, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड आइडियोलॉजी। ठीक है, अब आइडियोलॉजी का जो एलिमेंट होता है उस बात को अंडरस्टैंड करते हैं थोड़ा सा। आइडियोलॉजी क्या चीज़ है? मैं समझता हूँ दुनिया की पावरफुल तरीन चीज़ों में से एक चीज़ आइडियोलॉजी है, जिसको हम उर्दू में नज़रिया कहते हैं। ठीक है, आइडियोलॉजी इज वॉट वी कैन कॉल इट, इट्स अ सेट्स ऑफ बिलीफ, और यू कैन से sets of belief, यानी कि there are multiple belief systems joined together to formulate an ideology. सही है, it could be something based on nature, it could be something based on religion, is something based on social world. समझ लो मेरी बात। तो आइडियोलॉजी, अब देखो एक आइडियोलॉजी की एक और खतरनाक बात बता देता हूँ। Ideology could be right, ideology could be wrong, but the followers may follow it. सही है। अब एक चीज अगर आपके बिलीफ का हिस्सा बन जाती है तो आपके लिए कंफॉर्मिटी की डेफिनेशन वही चीज हो जाती है, कंफॉर्मिटी की डेफिनेशन वही चीज हो जाती है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट है, उनका नाम है अल्थूजर। अल्थूजर ने क्या कहा था, ये मार्क्सिस्ट हैं,
और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, उसका नाम था आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस क्या करता है मेरा बेटा, जिसको हम आईएसए की थ्योरी भी कहते हैं, कि हमारे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि फैमिली, एजुकेशन, मीडिया, रिलीजन, ये एक्चुअल में क्या करते हैं, दे एस्टैब्लिश कंफॉर्मिटी या कंफॉर्मिस्ट प्रिंसिपल डेवलप करते हैं एज पर कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। दुनिया को ये बताया जाता है कि ये कंफॉर्मिटी है, बट एक्चुअल में ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। लाइक एक्सेप्टेंस ऑफ पॉवर्टी हो गया, जैसे कि ये क्या हो सकता है कि लोगों को बताया जाता है एक्सेप्टेंस ऑफ पॉवर्टी, कि पॉवर्टी को एक्सेप्ट कर लो। इनइक्वालिटी इज नॉट अ नेचुरल, इज अ नेचुरल फिनोमेना, सही है। गुर्बत इन एग्जैक्टली, इनइक्वालिटी इज अ नेचुरल फिनोमेना। आपको लगता है कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है, जबकि एक्चुअल में ये कैपिटलिस्ट सिस्टम की वजह से जनरेट होता है, ठीक है। अल्थुज़र ने एक तरफ आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस का नाम दिया था, और दूसरी तरफ अल्थुज़र ने कहा था एक होता है रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस, रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस, जिसको हम कहते हैं आरएसए। ये कौन बताया जाता है, ये आपके कल्चरल इंस्टीट्यूशंस बताते हैं इनइक्वालिटी इज अ नेचुरल फिनोमेना, जबकि अकॉर्डिंग इन द रियलिटी इनइक्वालिटी इज जनरेटेड बाय द कैपिटलिस्ट। एग्जैक्टली यू नीड टू वर्क एज पर द कन्फॉर्मिस्ट प्रिंसिपल। रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस क्या होता है, ये होता है मेरा बेटा स्टेट, पुलिस, ये तमाम इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, ये बाय फोर्स कंट्रोल करते हैं, बाय फोर्स एक्चुअल में बाय फोर्स कैपिटलिस्ट ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, यानी कि कैपिटलिस्ट को मेंटेन करते हैं। सो ये क्या होता है, अल्थुज़र की जो थ्योरी है वो क्या कहती है, एक तरफ आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन सपोर्ट करते हैं और दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट को, और दूसरी तरफ बाय फोर्स कुछ इंस्टीट्यूशन सपोर्ट करते हैं। मार्क्सिस्ट कहते हैं दो तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कैपिटलिस्ट ऑर्डर को इन द नेम ऑफ कन्फॉर्मिटी कल्चरल लेवल पे, आइडियोलॉजिकल लेवल पे काम करते हैं, लाइक फैमिली, एजुकेशन, मीडिया, रिलीजन, सही। और दूसरी तरफ कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो फोर्स अप्लाई करके लोगों को मजबूर करते हैं टू एक्ट एज पर द कन्फॉर्मिस्ट वे। नहीं, दोनों ही कैपिटलिस्ट आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उसने इंस्टीट्यूशंस को डिवाइड कर दिया। एक इंस्टीट्यूशन सिर्फ आइडियोलॉजिकल काम कर रहे हैं और दूसरे इंस्टीट्यूशन बाय फोर्स एक ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं। तो सर जो दूसरा वाला है वो आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस में फोर्स नहीं करता, वो आइडियोलॉजी बनाते हैं, बिलीफ बनाते हैं, दिमाग बनाते हैं, इंसान का दिमाग बनाते हैं टू एक्ट इन अ कन्फॉर्मिस्ट वे, और वो कन्फॉर्मिटी एक्चुअल में कैपिटलिस्ट ऑर्डर है। रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस की एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कोई प्रोटेस्ट हो रहा है अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट, स्टेट और स्टेट हो गया और पुलिस क्या होगी, वो उन प्रोटेस्टर्स पर अटैक करेगी और उनको साइडलाइन करने की कोशिश करेगी। समझ रहे हो मेरी बात? सो दिस इज द गेम ऑफ रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस, कि भाई वो किस तरह से कंफॉर्मिटी को जनरेट करे। ठीक है जी। अब जरा इस कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, समझते हैं आइडियोलॉजीज क्या क्या के बारे में मैंने क्या कहा, इट्स सेट्स ऑफ बिलीफ। ठीक है, यानी कि उनका मकसद क्या होता है, टू एक्सप्लेन समथिंग। दिस माइट बी मीनिंग ऑफ लाइफ, साइंटिफिक और रिलीजियस आइडियोलॉजीज हो गया कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, सही है। नेचर ऑफ फैमिली ऑर्गेनाइजेशन, जो फेमिलियल आइडियोलॉजीज होते हैं, भाई लेट्स सपोज भाई ये भी एक आइडियोलॉजी है कि भाई वो अरेंज मैरिज करनी है या लव मैरिज करनी है, फेमिलियल स्ट्रक्चर्स में आ जाएगा। सुपीरियरिटी, इन्फीरियरिटी, सेलेक्टेड सोशल ग्रुप, सेक्सिस्ट और रेसिस्ट आइडियोलॉजीज, जैसे वो थे जर्मन्स थे, आर्यंस आर द बेस्ट
क्रीचर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, उनके इस किस्म के आइडियोलॉजीज थे, ठीक है. हाउ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज एंड गवर्न पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज. सोशलिस्ट कहते हैं कि इक्वालिटी बेस्ड मैकेनिज्म होना चाहिए, कैपिटलिस्ट बोलते हैं कैपिटलिस्ट बेस्ड मैकेनिज्म होना चाहिए. सो आइडियोलॉजी से the word ideology is now often used to describe a set of ideas that is not true, or rather that the person using the word ideology believe is not true. ठीक है. Ideology could be right, ideology could be wrong, but the followers may follow it. ठीक है. Ideology involve partial or biased account. आपका एक ideology में biased account exist करता है, ठीक है. आप एक हद तक inclined होते हो उस idea के साथ, ठीक है. अच्छा, इसमें political ideologies भी आ जाती हैं, सही है. लेट्स सपोज एक बंदा पीपल्स पार्टी का है, एक PMLN का और एक बंदा PTI का, तीनों की पॉलिटिकल बायसनेस एग्जिस्ट करेगी. यस. आइडियोलॉजीज कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन एंड अप्रूव द सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चर, justifying particular attitudes and behavior. The term dominant ideology refers to the set of ideas which is most widely accepted in society, usually imposed by a powerful group. अब होता क्या है, मजे की बात समझिएगा. एक्चुअल में ये जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी का आइडिया होता है ना, ये जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी होती है, ये एक्चुअल में हमारे जो मार्क्सिस्ट है ना, हमारे जो मार्क्सिस्ट हैं उनके मुताबिक ये जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी है यही कन्फॉर्मिटी का फॉर्मूला डेवलप करती है कि भाई आपको बताया जाता है यू नीड टू एक्ट इन दिस पर्टिकुलर वे. दिस इज एक्चुअल में ऑर्डर मेंटेनेंस की का एक टूल है ये, ठीक है. Marxists argue that ideologies have a controlling or manipulative element. ठीक है. For example, capitalist controlled media directly attempts to influence its audience by constructing and presenting a version of reality favorable to the ruling class. यानी कि मीडिया क्या बताता है, कैपिटलिस्ट आर डूइंग वेल, क्योंकि मीडिया को फंडिंग कहाँ से मिलती है, कैपिटलिस्ट से मिलती है, एडवर्टाइजर से मिलती है, ठीक है. The ruling class control the state and use state institutions to impose dominant ideology. यानी कि जो ruling class होती है वो भी dominant ideology को support करती है. Althusser refers to these institutions as ideological state apparatuses. They include education system, the family, media, and religion. Adorno and Horkheimer, part of the Marxist Frankfurt School, argued that the ruling class ideology is passed on through a culture industry that creates forms of popular culture. Culture industry क्या होती है, मीडिया होती है, सही है. अब मीडिया क्या करता है मेरा बेटा, अब मीडिया क्या करता है, आपको कंजम्पशन कल्चर की तरफ लेके आता है. अम्मा तल्लों में बनाओ हमें सेहतमंद बनाओ, अम्मा तल्लों में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ, क्या है, कंजम्पशन एलिमेंट लेके आ रहा है, कंजम्पशन कल्चर. जब आप चीज़ें कंज्यूम करोगे तो आप मार्क्स कैपिटलिस्ट को फ़ायदा दोगे, सही है. अब आते हैं आगे. फिल्म्स, मैगजीन, कॉमिक्स, न्यूज़पेपर्स एंड सो ऑन विच आर कंज्यूम्ड अनक्रिटिकली एंड पैसिवली बाय द पीपल. लोग खामोशी से कंज्यूम किया कर रहे हैं. बाय कंट्रोलिंग द कल्चर इंडस्ट्री, अ रूलिंग क्लास कंट्रोल्स द मीन्स ऑफ मेंटल प्रोडक्शन, हाउ पीपल सी एंड थिंक अबाउट द सोशल वर्ल्ड. यानी कि मेंटल कल्चर का मतलब क्या होता है, आपको बताया जाता है कि दुनिया है क्या, आपके नज़दीक वही दुनिया होती है जो कि कैपिटलिस्ट की दुनिया होती है, सही है. वर्ल्ड विदाउट KFC, मैकडॉनल्ड्स, Pepsi, Coke is nothing for you. So yeah, without Netflix, without smartphones, everything is all about your consumption. The media build the reality for you, and they build the conformist ideology for you. ठीक है? सर इसको हम status का कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसा ही है. Latent function जिसको हमने कहा था, कल्चर के ऑब्जेक्ट से काफी latent functions भी होते हैं, hidden. The working class absorbing this ideology is prevented from raising what it is really going on, and they have the Marxists call false class consciousness. यानी कि वो एक false consciousness में शिकार हो जाते हैं, believing because they are repeatedly told this that the system they live under is fair and honest, and their own low position is the result of their own failure or lack of ability. यानी कि लोगों का failure उनकी अपनी वजह से, किसी और वजह से नहीं है, ठीक है. The reality of exploitation and oppression is hidden by the ideology. Ideology क्या करती है, इस पूरे सिस्टम को आपको बहुत फेयर दिखाती है. क्या दिखाती है, बहुत ज़्यादा फेयर, कि whatever is going on within the society वो बिल्कुल आपकी वजह से. If the working class becomes able to see their real situation and protest, the ruling class then call the what Althusser call, इसको हम कहते हैं repressive state apparatus. अब
क्या होता है, ये आ जाता है repressive state apparatus, जो आपके अल्थूजर ने कहा था, the police and armed forces and so on, who can control the working class by force. अब यहाँ पे force वाली बात आ गई कि आप इनको किस तरह से repressive state apparatus force के थ्रू क्या करता है, कंट्रोल करता है एंड मजबूर करता है टू एक्ट एज पर कंफॉर्मिटी. और कंफॉर्मिटी क्या है एक्चुअल में, कैपिटलिस्ट वैल्यूज और डोमिनेंट आइडियोलॉजीज. देखें रीजंस बिहाइंड कंफॉर्मिटी में जो हमारे पास नेक्स्ट फीचर आता है दैट इज पावर. ठीक है, पावर के अंदर बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज मेंट बाय पावर. पावर की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं. ठीक है, द फर्स्ट वन इज ऑल अबाउट एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, यानी कि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सको. ठीक है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स यानी कि दूसरों को आप चेंज करने की एबिलिटी रखते हो, दिस इज योर पावर. ठीक है, यानी कि एक और बात भी होती है, एक और डेफिनेशन भी कही जाती है, एबिलिटी टू चेंज या फिर एबिलिटी टू रेजिस्ट चेंज, यानी कि आप चेंज को रोकने की कैपेबिलिटी भी रखते हो. अगर आप एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट में हो तो आप एबिलिटी टू रेजिस्ट चेंज करोगे, एबिलिटी टू कि आप एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट में अगर आप बैठे हुए हो तो चेंज को आप किसी भी तरीके से रोकना चाहोगे. एम आई राइट? अब देखो हमारे पास मुख्तलिफ तरीके की पावर्स आती हैं. ठीक है, एक होती है हमारे पास कोर्सिव पावर, यानी कि पावरफुल कंट्रोल. ठीक है, कोर्सिव पावर का मतलब ये होता है कि बहुत ही सिंपल सी बात है कि किसी को आप इन्फ्लुएंस करो. ठीक है, यानी कि आप किसी को ताकत का जोर लगाओ. सही है. और एक होती है कंसेंचुअल पावर कि सोसाइटी के अंदर कोई कंसेंसस के थ्रू आपको कोई पावर दे दी जाए, लाइक ट्राइबल लीडर्स हो गए. ठीक है, ट्राइबल लीडर्स को क्या दिया जाता है, एक कंसेंसस होता है कि हम इस बंदे की बात मानेंगे, हम इस बंदे की बात मानेंगे. अब ये जो पावर किसी के पास आ जाती है, लोगों को वो ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है. समझ में आई बात? एक्चुअल में जब आपके पास पावर आती है तो आप लोगों को नॉन कन्फॉर्मिटी से रोकते हो, ऐसा ही है, और आप लोगों को बताते हो कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना. आपके पास लोगों को डिजाइन करने की, उनकी पोजीशनिंग को सेट करने की आपके पास एक ताकत आ जाती है. समझ रहे हो मेरी बात? दिस इज कॉल्ड एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स और एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज और एबिलिटी टू चेंज. सही है. बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जैसे एग्जाम्पल ले रहे सकते हैं, दुनिया में बहुत सारी पॉलिटिकल मूवमेंट होती हैं, उनको पावर की जरूरत होती है टू एग्जीक्यूट देयर मैनिफेस्टो. नेल्सन मंडेला थे. सही है. इमरान खान साहब जब पावर में नहीं थे, कहते थे हमें, हमारे पास जब पावर आएगी तो हम ये काम करेंगे. उन्होंने किया नहीं किया वो अल्लाह ताला को मालूम है, लेकिन बात सारी ये है कि एवरीवन नीड्स पावर टू डू एनीथिंग इन देयर लाइफ. समझ रहे हो मेरी बात? अब मैं इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ. अब जरा सा बुक के थ्रू इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या पावर है और किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे हम. इसमें डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट भी आएंगे, उनको भी हम रेफर करते हुए साथ साथ चलेंगे. ठीक है, पावर इज एन इंपॉर्टेंट बट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट. ठीक है, ये एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट कंसिडर किया जाता है बिकॉज इसको हर बंदा उसको अपने कॉन्टेक्स्ट में देख रहा है. एक तरफ बंदा कह रहा है कि दिस इज अ पावर इज समथिंग जो किसी चीज को चेंज लाने में हेल्प करे, और दूसरी तरफ एक बंदा कह रहा है चेंज को रोकने वाली चीज भी पावर है. ठीक है, Dugin defines power actively, suggesting that it involves capacity to bring about change. ठीक है, ये जो मैंने आपसे बात की थी, the capacity to bring about change वाली बात, ये ड्यूगन ने कही है. ठीक है, ड्यूगन ने क्या कहा था हमसे, उन्होंने कहा कि भाई the capacity to bring about change, the capacity to bring about change, यानी कि सोसाइटी में चेंज लाने की सलाहियत क्या कहलाएगी, ल्यूक्स however defines power passively. ठीक है, दूसरे थ्योरिस्ट आते हैं जिन्होंने उसको थोड़ा सा पैसिव मीन्स में एक्सप्लेन किया, arguing that one definition involves power to do nothing by making others believe, to do nothing by making others believe nothing has to change, यानी कि लोगों को ये बात समझाना
कि कोई चीज सोसाइटी में चेंज नहीं होगी, वो भी क्या है मेरा बेटा, पावर है। अब इस सिचुएशन को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ठीक है। पावर हैज ऑल्सो मैनी सोर्सेज। वेबर डिस्टिंग्विश बिटवीन टू टाइप्स। अब देखिएगा, एक होती है फोर्स और कोर्सिव पावर, एक फोर्स के थ्रू किसी चीज को एग्जीक्यूट कराने की ताकत पुलिस के पास होती है, गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है। पीपल वर फोर्स टू ओबे अंडर द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट, यानी कि एक सिस्टम ऐसे चल रहा होता है कि पनिशमेंट के खौफ से इंसान काम करना शुरू कर देता है। दूसरा होता है कंसेंचुअल पावर, जिसको अथॉरिटी कहते हैं, वेयर पीपल ओबे बिकॉज दे बिलीव इट इज राइट टू डू सो, यानी कि लोगों को लगता है कि भाई हमें ट्राइबल लीडर को सपोर्ट करना है और उसको फॉलो करना है बिकॉज इट इज राइट टू डू सो, ठीक है। फिर आते हैं द सेकेंड टाइप, अथॉरिटी कैन बी फर्दर ब्रोकन। अथॉरिटी जो है उसको हम फर्दर लेवल पे करते हैं कि अथॉरिटी किस बेसिस पे होती है। एक होती है क्रिज्मेटिक पावर, ठीक है, यानी कि पीपल ओबिंग बिकॉज दे ट्रस्ट द पर्सन इशूइंग द कमांड, यानी कि लेट सपोज क्लास के अंदर कोई सीआर होता है, रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, वो एक क्रिज्मेटिक पावर की बेसिस पे बनता है, वो एक क्रिज्मेटिक पावर की बेसिस पे बनता है। फिर होती है ट्रेडिशनल पावर, इज बेस्ड ऑन द कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है, यानी कि कस्टम्स और प्रैक्टिसेस की बेसिस के ऊपर एक ट्रेडिशनल पावर जनरेट होती है। फिर होती है रेशनल और लीगल पावर, एक्सप्रेस द आइडिया दैट पीपल एक्सपेक्ट कमांड्स टू बी ओबेड बिकॉज देयर पोजीशन इन अथॉरिटी स्ट्रक्चर गिव्स देम अ राइट टू कमांड टू, ठीक है। अब लीगल पावर है, अब लोगों को पता होता है कि मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, जिस रीजन में रहता हूँ, मुझे यहाँ के लॉज को फॉलो करना है। यूएस की डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट लॉज हैं, लिकर के हवाले से डिफरेंट लॉज हैं, ड्राइविंग के हवाले से डिफरेंट लॉज हैं, ठीक है। पावर हैज नंबर ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। वी कैन डिफाइन इन पावर इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की सलाहियत किसके पास है? इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस, प्रिवेंटिंग अदर्स टू मेक डिसीजंस, यानी कि डिसीजन लेना या दूसरों को डिसीजन लेने से रोकना, ये दोनों चीजें पावर होती हैं, ठीक है। रिमूविंग डिसीजन मेकिंग फ्रॉम द एजेंडा, यानी कि किसी भी डिसीजन को एजेंडा से हटाना भी इसी चीज का पावर का पार्ट होता है, ठीक है। अब लेट्स सपोज, बहुत सिंपल सी बात है, कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं और कंपनी का क्या होता है? सीईओ होता है, ठीक है। अब सीईओ यूज्ड टू मेक डिसीजंस, मगर शेयर होल्डर्स कैन हैव अ सीईओ जो अपने एजीएम के अंदर डिसाइड करते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड। शेयर होल्डर्स के पास भी पावर है किसी को इन्फ्लुएंस करने की, समझ में आई बात? लेकिन दोनों की पावर के डायमेंशंस अलग अलग है, ठीक है। अथॉरिटी सीईओ के पास है, किसको हायर करना है किसको फायर करना है ये अथॉरिटी सीईओ के पास है, लेकिन उस सीईओ के साथ कंपनी की स्ट्रैटेजी को डिसाइड करना शेयर होल्डर्स के पास। तो हर इंसान के पास डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज और पावर एग्जिस्ट करती हैं, और हर इंसान अपनी आइडियाज की बेसिस के ऊपर ये डिसाइड करता है कि मैंने किस किस्म की पावर के डायनामिक्स को फॉलो करना है। Foucault argued that power in modern society is different from power in the past societies, ठीक है, because it's back difficult to see. पुराने जमाने में ना पावर बहुत क्लियर होती थी, पावर बहुत क्लियर होती थी, भाई ये ट्राइबल लीडर है यही पावरफुल है। आज की दुनिया में ऐसा नहीं। आज की दुनिया में हर इंसान के पास अपनी कैपेसिटी की पावर है, सही है। आज आपका सोशल मीडिया, यू हैव अ पावर एबिलिटी टू चेंज। डेमोक्रेसी है, वोट देने की पावर है, सही है। पीपल आर अनअवेयर ऑफ द पावर दैट अदर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स सच एज गवर्नमेंट हैव ओवर देम। This has occurred because the way people think about experience the power in everyday life has changed. In the past, social control was mainly based on the coercive power in a range of ways. ठीक है, from a king or queen exercising supreme power to prison system that maintain total control over the body. In modern societies, Foucault claimed power is exercised in increasingly subtle modes, such as technological surveillance, यानी कि आपके पास पावर है लोगों को सर्वेलेंस करने की, CCTV वगैरह के थ्रू जो आप सर्वेलेंस करते हैं लोगों की, ठीक है। From above you are controlling the power. Foucault further argues that knowledge about the social world and the language we use to express such knowledge are both aspects of belief system that control behavior by influencing how people think about world, ठीक है। यानी कि लोगों के सोचने की सलाहियत जो होती है वो इस चीज़ के बारे में डेवलप करती है कि वो लोग, दुनिया है क्या, दुनिया किस हिसाब से आगे बढ़ रही है, ठीक है। वो एक्चुअली ये तमाम आइडियाज लोगों के माइंडसेट को स्टैब्लिश करते हैं, समझे। मेल एंड फीमेल के आइडियाज, अब सोसाइटी ने एक मेल एंड फीमेल के हवाले से आइडियाज बना दिया, अब वो सोसाइटी इन्फ्लुएंस करेगी लोगों को टू थिंक इन दैट पर्टिकुलर वे, समझ में आई बात, ठीक है।
देखिए यहाँ तक हमने अंडरस्टैंड किया कि हमारे पास जो रीजंस बिहाइंड कंफर्मिटी या ऑर्डर होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब हम इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब थोड़ा सा हम पास्ट पेपर्स के फॉर्मेट के ऊपर आते हैं, ठीक है। सॉरी, अब जरा सा देखते हैं इस चीज को। ये इसका सवाल पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए क्या होता है, एक्सप्लेन दिस व्यू, जिसमें यू नीड टू राइट 3 पैराग्राफ। और ये होता है 10 मार्क्स का, ठीक है। पार्ट बी में होता है यूजिंग सोशियोलॉजिकल मटेरियल, give one argument against this view। यहां तक क्लियर होगी बात, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जरा समझिएगा। देखो एवरीवन है, मैं आपको एक बहुत बेसिक सा आंसर क्वेश्चन बना के दे रहा हूं। स्टेटमेंट क्या आ सकती है, कंसेंसस, आइडियोलॉजी या फिर पावर is the most important factor, is the most important factor behind social order। सही है, सोशल ऑर्डर के पीछे ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अब अगर कंसेंसस आ गया तो आप आइडियोलॉजी या पावर को एंटाइथिस में रख सकते हो, सही है, अगेंस्ट में रख सकते हो। इसके अंदर देखो, इसमें इन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए 3 पैराग्राफ्स जाएंगे विथ नो कंक्लूजन, नो इंट्रोडक्शन। कौन सा वाला? 3 पैराग्राफ्स जाएंगे हमारे पार्ट ए के अंदर विथ नो इंट्रोडक्शन एंड नो कंक्लूजन, नो इंट्रोडक्शन एंड नो कंक्लूजन, सही है, यस एग्जैक्टली। इसके अंदर ओनली 1 पैराग्राफ इज रिक्वायर्ड, बट इसको थोड़ा डिटेल रखना है और लिंकिंग प्रॉपरली होनी चाहिए। हाउ यू आर गोइंग टू से दिस थिंग दैट दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, समझ में आई बात, ठीक है। कि भाई कंसेंसस की वजह से ऑर्डर मेंटेन नहीं होता, या आइडियोलॉजी की वजह से नहीं होता, या पावर की वजह से नहीं होता। इज इट क्लियर टू यू ऑल?